वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और ये है व्यू 360। काबुल में नेटो के एक फौजी काफिले पर हमला, तफसीलात कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। आज़ादी सहाफत, पाकिस्तान, अमेरिका और दीगर ममालिक में सूरत हाल क्या है? सहाफ़ी खुद तो उसके हाथ में कलम है, लेकिन वो बंदूकों के जो घेराव में है। कहानी बलूचिस्तान में हजारगी जुबान के टीवी चैनल की। नेशनल टीवी में हम लोगों को जगह दी जाए ताकि हम लोगों का जो हुनर है वो लोगों को हम दिखाए। और वॉशिंगटन में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में फिल्में दुनिया भर की। ऐसा ना अमेरिका नेताजी करें जो अमेरिका आदमी बना दी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में नेटो के एक फौजी काफिले पर होने वाले हमले में कम से कम 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं आयशा खालिद से। सुबह के मसरूफ तरीन औकात में नेटो की बख्तरबंद गाड़ियों पर होने वाला ये खुदकुश हमला काबुल में अमरीकी सफारत खाने से थोड़े ही फासले पर हुआ। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक जैसे ही काफिले की गाड़ियां हमले के मकाम के करीब पहुंची, हमला आवर इनकी जानिब भागा और अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक हमले में बैनुल अक़वामी अफ़वाज के किसी रुकन की हलाकत नहीं हुई। जबकि बैनुल अक़वामी अफ़वाज पर मुश्तमिल रेज़ोल्यूट सपोर्ट मिशन के तर्जुमान के मुताबिक इस हमले में 3 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। इनके बकौल जिस बख्तरबंद गाड़ी को हमले में निशाना बनाया गया वो बड़े बम हमलों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है और इस वाक़े के बाद वो फौजी अड्डे पर वापस पहुंचने में कामयाब रही। दहशतगर्द तंजीम आईसिस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इसमें हलाक होने वाले तमाम 8 अफराद को अमरीकी करार दिया है। ताहम यह हमला तालिबान की जानिब से इसकी मौसम बहार में शुरू किए जाने वाले हमलों की मुहिम में गैर मुल्की अफवाज को निशाना बनाने की धमकी के बाद हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान में जहाँ इस वक्त 1/3 से ज़ायद इलाका हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, हर साल बच्चों और औरतों समेत शहरियों की एक बड़ी तादाद दहशतगर्दाना हमलों में हलाक और ज़ख्मी हो रही है। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और इस हमले के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के काबुल स्टूडियो, जहां हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुमताज़ बाहिर हमारे साथ हैं। मुमताज़, बताइएगा कि हमला काबुल के एक मसरूफ़ और अहम इलाके में हुआ है। हमले के बाद इस वक्त सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? जी साकिब साहब, आपको और ऑडियंस को सलाम कहता हूँ। जैसे आपने कहा, बहुत मसरूफ़ तरीन जगह काबुल में आज सुबह हमला हुआ। अब सूरत हाल इलाक़े में नॉर्मल है, लेकिन जानी नुकसान के साथ साथ लोगों को बहुत माली नुकसान भी पहुंचा है। वो जगह जो ये हमला हो चुका है, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, दुकान है, होटल्स है और कुछ हॉस्पिटल्स वहाँ है, क्लिनिक्स है। तो इस इलाके में जब ये हमला हुआ तो शीशे दुकानों का और हॉस्पिटल्स और होटल्स का शीशे टूट चुके थे। ठीक हमले के बाद वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँच गए और सब रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब सूरत हाल वहाँ नॉर्मल है और रास्ते भी खोल चुके हैं, ट्रैफिक आना जाना शुरू हो चुका है। जी मुमताज़, बहुत शुक्रिया हमें काबुल से अपडेट्स देने के लिए। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने कहा है कि इस हमले में हलाक होने वाले जो अफराद हैं वो तमाम आम शहरी थे, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ फ़ौजी भी इसमें हलाक हुए हैं। शुक्रिया मुमताज़ एक दफ़ा फिर हमें काबुल से अपडेट्स देने के लिए। और आज अमेरिका में और पूरी दुनिया में आलमी योम आज़ादी सहाफ़त मनाया जा रहा है। आज़ादी सहाफ़त पर नज़र रखने वाले 3 बड़े बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने गुज़श्ता हफ़्ते अपनी प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट्स जारी की हैं। इन रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ मुल्कों के सियासी और समाजी हालात के आज़ाद सहाफ़त पर पड़ने वाले असरात के बारे में बात की गई है। अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक में गुज़श्ता साल के दौरान प्रेस फ्रीडम के हवाले से क्या ट्रेंड्स देखने को मिले, ये जानते हैं अमान अज़हर से, जो इस वक्त वाशिंगटन में शोबा सहाफ़त के नाम किए जाने वाले म्यूज़ियम से हमारे साथ हैं। जी अमान, बताइएगा कि हालिया जारी शुदा रिपोर्ट्स दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के बारे में क्या कह रही हैं?
जी साकिब, जैसे कि आपने कहा, मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के बिल्कुल करीब ही हूँ और मेरे पीछे जो इमारत है आप देख सकते हैं वो म्यूज़ियम है। जी हाँ, यानी ऐसा म्यूज़ियम जो ख़बर, आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय के लिए वक्फ़ है। अब ये बताने का मकसद ये है कि आगे जो आप रिपोर्ट देखने जा रहे हैं वो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की 2017 की हाल ही में जारीशुदा रिपोर्ट के बारे में है। तो आइए देखते हैं वो क्या कहती है इस बारे में। इस उमूमी तासुर के बरखिलाफ के इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और दीगर नई टेक्नोलॉजीज़ के आने से आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग़ मिला है, तो ज़मीनी हक़ाइक़ इस तासुर की नफ़ी करते नज़र आते हैं। ये मुशाहिदा सामने आया है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की जानिब से जारी करदा 2017 की रिपोर्ट में। अटैक्स ऑन द प्रेस, द न्यू फेस ऑफ सेंसरशिप के नाम से जारी शुदा इस रिपोर्ट में दुनिया भर से आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूमतों के मनफी रवैयों और इक़दामात को कलमबंद किया गया है। डॉक्टर कोर्टनी रैच वाशिंगटन में CPJ की नुमाइंदा हैं। हम ये देख रहे हैं कि सहाफ़ियों को काम से रोकने के लिए सेंसरशिप की नई अक़साम सामने आ रही हैं, जिनके बायस सहाफ़त के शोबे को कई मुश्किलात का सामना है, जैसे कि रिकॉर्ड तादाद में सहाफ़ियों का कत्ल होना या फिर जेल भेजा जाना। साथ ही साथ सेंसरशिप की ढकी छुपी अक़साम भी सामने आ रही हैं, जैसे कि इंतज़ामी या फिर टैक्स की शक्ल में सेंसरशिप। ये वो इक़दाम है जो आसानी से नज़र नहीं आते या जिनकी जानिब लोगों की तवज्जो दिलाना आसान नहीं होता। डॉक्टर रैच कहती हैं तशवीशनाक बात कुछ हुकूमतों का सहाफ़ियों के खिलाफ रियासत मुखालिफ इल्ज़ामात और दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ क़वानीन का बेजा इस्तेमाल है। सहाफ़ियों को रियासत मुखालिफ काम करने और दहशत गर्दी जैसे इल्ज़ामात पर जेल भेजा जा रहा है, और ये ही नहीं, हो ये रहा है कि उनकी रिपोर्टिंग को दहशत गर्दी करार दिया जा रहा है। और अमेरिका में भी मिसाल के तौर पर हम आज़ादी सहाफ़त के लिए परेशान कुन सूरत हाल देख रहे हैं। एंडर्स जिलनहॉल मकलाची DC नामी खबर रसां इदारे से मुंसलिक सीनियर एडिटर हैं और नई अमरीकी इंतज़ामिया के सहाफ़ियों की जानिब रवैये को परेशान कुन समझते हैं। आज़ादी सहाफ़त के मामले पर आज हम अमेरिका में एक अनोखे दौर से गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस मामले में बहुत कुछ दाव पर लगा है, न सिर्फ लोगों तक मालूमात की तरसील बल्कि वो उसूल भी जिन पर ये मुल्क खड़ा है। इस बात पर आज़ादी सहाफ़त से मुतल्लिक़ इदारों और सहाफ़ियों का इत्तफ़ाक़ है कि अमेरिका जैसे मुल्क के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने अमल के ज़रिए आज़ादी राय की आलमी सतह पर पुष्टपनाही करे ताकि दुनिया भर में जमहूरी इक़दार पनप सकें। और अमान, आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी झूठी खबरें फैलाने पर ख़ासी तनकीद हुई है जो आज़ादी सहाफ़त पर असरअंदाज होती हैं। क्या इन रिपोर्ट्स में इस बारे में भी बात हुई है? जी साकिब, बिल्कुल। फेसबुक और सोशल मीडिया के हवाले से जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है उसमें एक पूरा चैप्टर इस बारे में वक्फ किया गया है, जिसका अगर चंद सत्रों में मैं अहाता करूं तो कहा यह गया है कि फेसबुक और इंटरनेट उन सहाफ़ियों के लिए एक तरह की लाइफलाइन है जो या तो मुतनाज़ इलाकों में काम कर रहे हैं जैसे कश्मीर, या फिर उन ममालिक में जो आज़ादी राय के लिहाज से ज़्यादा मशहूर नहीं है जैसे कि म्यांमार या फिर मिस्र। जी, और ये रिपोर्ट जो है ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग और मालूमात तक रसाई की बहस पर क्या कह रही है? जी, इस बारे में रिपोर्ट में यही कहा गया है कि एक जो ट्रेंड पूरी दुनिया से सामने आया वो ये कि जो दहशत गर्दी से निपटने के कवानीन है उनका आज़ादी राय या आज़ादी सहाफ़त पर एक मनफी असर देखा गया है। ख़ास तौर पे तुर्की का जिक्र इस हवाले से किया गया है जहाँ पे मुख्तलिफ़ कवानीन को अपोजिशन के ज़राए इब्लाग को कर्ब करने के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा भी रहा है। और ये भी देखा गया है कि इन्हीं कवानीन को या दहशत गर्दी से निपटने के कवानीन को इंटरनेट सेंसरशिप के लिए भी दुनिया भर में इस्तेमाल किया गया है। जी साकिब, बहुत शुक्रिया अमान, हमें डाउनटाउन वाशिंगटन से दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त की सूरत-ए-हाल से आगाह करने के लिए थैंक यू। और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां इस वक्त आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खुफिया इदारों के सरबराहान की मुलाकात पर एक तफसीली रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। जबकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले कुछ अहम और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ देखते हैं वर्ल्ड व्यू 360 में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी हम मनसब सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर बात के दौरान शाम के मसले के सिफारती हल की कोशिशों पर इत्तफाक किया है। इस कॉल पर दोनों जानिब से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। साबिक अमेरिकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन में शिकस्त के बाद पहले बड़े इंटरव्यू में अपनी हार का जिम्मेदार खुद को ठहराया है। तहम उन्होंने इसके लिए FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी और रूस को भी जिम्मेदार ठहराया।
ब्रेक्सिट के लिए यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकराती रुकन का कहना है कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अपने मुस्तकबिल के ताल्लुकात के बारे में बातचीत से पहले अपने ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी करना होगी, जबकि बरतानिया का कहना है कि वो अलहदगी के लिए $100 बिलियन की अदायगी नहीं करेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में दुनिया की सबसे बड़ी 28वीं अमेरिकाज़ फैमिली पेट एक्सपो का आगाज हो गया है। 3 रोज़ा नुमाइश में 1000 से ज़ायद जानवरों की परफॉर्मेंस के अलावा इनके हकूक़ के हवाले से शऊर भी उजागर किया जाएगा। और दुनिया भर में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी सहाफ़त पर नज़र रखने वाली 3 तंजीमों ने अपनी सालाना रिपोर्ट्स में पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़त की आज़ादी को मुख्तलिफ पैमानों पर परखा है, जिनमें आज़ादाना सहाफ़त और सहाफ़ियों को लाहक ख़तरात और उनके अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान हलाकतों का पैमाना भी शामिल है। शबा शाह खान बता रही हैं कि पाकिस्तान इन आलमी तंजीमों के इंडेक्स पर कहाँ खड़ा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया को एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा आज़ाद करार दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तान में मीडिया को मजहबी तंजीमों और आज़ादी सहाफ़त के दुश्मन अवामिल से ख़तरा लाहक रहा है। RSF के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट आज़ाद नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नंबर 139वां बनता है और तकरीबन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने बलूचिस्तान के हालात को तशवीशनाक करार दिया है। सहाफ़ी ख़ुद तो उसके हाथ में कलम है, लेकिन वो बंदूकों के जो घेराव में है। फ्रीडम हाउस ने ऐसे कत्ल और हमले जिनके मुजरिमान पकड़े नहीं जाते और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती को खसूसन ख़तरनाक करार दिया, क्योंकि उनके मुताबिक सहाफ़ी ऐसे हसास टॉपिक्स पर सेल्फ सेंसरशिप करने लगते हैं, यानी या तो वो ऐसे मौज़ूआत पर रिपोर्टिंग करना छोड़ देते हैं या उन्हें कम कवर करते हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर लिखा नहीं जा सकता, मजहबी टॉपिक्स या मिलिटेंसी या जैसे पाक चीन सरमायाकारी पर लिखना, क्योंकि सहाफ़ी इन इश्यूज पर हसासियत से रिपोर्टिंग करते हैं तो वो अपने आप को बचा पाते हैं और ख़तरा मोल नहीं लेते। फ्रीडम हाउस ने पाकिस्तान को 100 में से 65 नंबर दिए हैं, जिसमें 30 में से 19 नंबर कानूनी, 40 में से 30 सियासी और 30 में से 16 इक़्तिसादी सूरत हाल पर दिए गए हैं, और यूँ आज़ादी सहाफ़त में पाकिस्तान का दुनिया में 65वां नंबर बनता है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट में 2016 में मुतारिफ कराए गए साइबर क्राइम बिल को सहाफ़ियों को निशाना बनाने का आला करार दिया और इस बिल पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को मुस्बत करार दिया, जिसे कुछ मौक़ों पर सहाफ़ी कामयाबी से इस्तेमाल कर सके हैं। जबकि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों की हलाकतें कम हुई हैं, क्योंकि अब सच को रोकने वालों का तरीक़ाकार बदल गया है। CPJ के मुताबिक सहाफ़ियों को तौहीन मज़हब का लेबल लगने का खौफ ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत खतरनाक बात है, तो पैमरा ने, जो कि हुकूमती एजेंसी है, इसे रोकने के लिए इक़दाम किए हैं, जो एक प्रेस फ्रीडम तंजीम होने की वजह से हमारे लिए कबूल करना मुश्किल है, लेकिन इसकी अमली वजूहात हैं। आलमी तंजीमों ने पाकिस्तान में मीडिया को बेशक कुछ हद तक आज़ाद करार दिया है और मीडिया से वाबस्ता हलाकतों में भी कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से तीनों तंजीमों ने खदशात का इजहार किया है और कहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट आज़ाद नहीं है। और सबा शाह खान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबा, ये बताइए कि पाकिस्तान में सहाफ़ी इस साल आज़ादी सहाफ़त और इसके हवाले से होने वाली इन रिपोर्ट्स को और हालात को कैसे देखते हैं? जी साकिब, पाकिस्तान में मेरी बात कराची और क्वेटा, दो ऐसे शहर जहां सहाफ़ियों के लिए हालात सबसे ज़्यादा मुश्किल रहे हैं, के सहाफ़ियों से बात हुई तो कराची के हसन अब्बास साहब का कहना था कि कराची में जो किलिंग्स हैं उनमें कमी आई है सहाफ़ियों की हलाकतों में, जिसकी एक मेन वजह है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है कराची में, और दूसरी ये कि अब सहाफ़ियों को लाहक थ्रेट्स बदल गए हैं, उनकी नौयत बदल गई है। दूसरी कि जब मेरी कोयटा के शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब से बात हुई तो उनका कहना है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि कभी कभी अगर प्रोफेशनली सहाफ़ी वीक हो तो वो ख़ुद को ख़तरे में डाल देता है, और एक ट्रेंड सहाफ़ी वही बात ख़ुद को ख़तरे में डाले बगैर भी कह सकता है। दूसरे ये कि तीसरा जो ट्रेंड देखने में आया वो ये कि एक सेल्फ सेंसरशिप का ट्रेंड के सहाफ़ी जो हैं वो अपने इर्द गिर्द हलाक होते अपने साथियों को देखते हैं तो वो ख़ुद एक कॉशन के साथ रिपोर्टिंग करने लग जाते हैं।
آپ نے بات کی ٹریننگ کی صحافیوں کی، تو یہ جو رپورٹس ہیں اور ان کے اندر جو فگرز اینڈ فیکٹس بتائے جاتے ہیں اور ان کو پھر دنیا بھر میں شائع کیا جاتا ہے، وہ ایک آن دی گراؤنڈ صحافی اور ایک ایسا صحافی جو فیلڈ میں ہے اس کے لیے کس طرح فائدہ مند اور کتنی فائدہ مند ہوتی ہے؟ اچھا، ٹریننگ از ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ، سب یہ سارے صحافیوں کا کہنا تھا، اور یہ بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل تنظیموں کی وجہ سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، کیونکہ کسی بھی حکومت کے لیے اس کا دنیا میں امیج بہت امپورٹنٹ ہے، اور تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا کہ فرق پڑتا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پاکستان آئیں اور پاکستانی پریس کلبز میں وقت گزاریں تاکہ فرسٹ ہینڈ صحافیوں کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ بالکل صبا، بہت شکریہ ہمیں اس بارے میں اپڈیٹس دینے کا، اور اب چلتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی صحافت پر جو ہم نے بات کی ہے صبا سے، اس کے حوالے سے جو رپورٹ بھی دیکھی ہے، لیکن پاکستان میں آزادی صحافت سے متعلق بھلے ہی انٹرنیشنل تنظیموں کے رپورٹ کارڈز مختلف ہوں، ایک چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ صوبہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے چند نوجوانوں نے ہزارگی زبان میں ایک ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے کمیونٹی کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں، تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی اس رپورٹ میں۔ مچٹ ٹی وی کے اس ایک کمرے کے اسٹوڈیو سے ہزارگی زبان میں خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خبرنامہ ناظر حسین دانش پیش کر رہے ہیں، جو اس سے قبل اسٹیج فنکار تھے۔ ان کے مطابق وہ ہزارگی زبان کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ نیشنل میڈیا ہے، اس میں اسپیس نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کا حالانکہ ہمارے زبان جو ہے ہزارگی 27ویں نمبر پر رجسٹر بھی ہے، اور اس پلیٹ فارم ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے نا، اس لیے جو ہے ہم لوگ یہ ذریعہ چنا ہے۔ سن 1996 میں ہزارہ کمیونٹی کے چند نوجوانوں نے اسٹیج کے ذریعے مچٹ ٹی وی کمیونٹی چینل کی داغ بیل ڈالی۔ ان کی مالی معاونت ایک غیر سرکاری تنظیم کر رہی ہے۔ مچٹ ٹی وی کی انتظامیہ اپنی نشریات کے لیے مقامی کیبل ٹی وی، یوٹیوب چینل اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس کا سہارا لیتی ہیں۔ موسیقی کے علاوہ مچٹ ٹی وی خبروں، حالات اعضاء کے پروگرام، ڈرامے اور فلمیں بنانے والوں کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے۔ چینل کے روئے رواں محمد حسین مستقبل میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر ہزارگی زبان کو مکمل نمائندگی دینے کے لیے ایک تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فیوچر پلان یہی ہے کہ ہم لوگوں کو نیشنل ٹی وی میں ہم لوگوں کو جگہ دی جائے تاکہ ہم لوگوں کا جو ہنر ہے وہ لوگوں کو ہم دکھائے کہ ہم بھی ہنرمند ہیں، ہم لوگوں کے بھی پاس فنکار ہے، بہت سارے اچھے موسیقار ہیں، ہم لوگوں کے پاس پلیئرز موجود ہیں، سارے پلیئرز موجود ہیں، یہ سب چھپے ہوئے ہیں۔ ماضی میں کئی بار فرقہ پرست دہشت گردوں کے نشانے پر رہ چکنے والی ہزارہ کمیونٹی کے لیے یہ چینل ان کے جذبات، خیالات اور آراء کے اظہار کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے۔ اس چینل کے توسط سے جیسے مچٹ ٹی وی، اس میں ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ اویرنیس آئے ہیں اور بہت ساری خرابیوں کو انہوں نے نشاندہی کر کے اس معاشرے میں اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ مچٹ ٹی وی اگرچہ اس کمیونٹی پر دہشت گردوں کے ہاتھوں لگے گھاؤ تو نہیں مٹا سکتا، لیکن ان کی آواز کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے اسے اپنے وجود کی اہمیت کا احساس ضرور دے سکتا ہے۔ مرتضیٰ زہری، اردو VOA، کوئٹہ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔
اور آزادی صحافت کی ترویج کے لیے فلموں کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ اس موضوع پر بننے والی فلموں نے دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کی ہے۔ واشنگٹن میں گزشتہ 30 سال سے فلم فیسٹ DC نامی فیسٹیول لوگوں کے لیے ایسی فلموں کی نمائش کر رہا ہے جو انہیں سوچنے پر مجبور کر دیں۔ اس سال فلم فیسٹیول کی 31ویں تقریب منعقد ہوئی۔ اس میں کن فلموں کی نمائش پیش کی گئی، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ واشنگٹن DC وہ شہر جہاں سیاست اور ثقافت کا ملاپ ہوتا ہے، تو یہاں کے فلم فیسٹیول میں ایسی فلمز کی نمائش حیران کن نہیں ہونی چاہیے جو دنیا بھر سے سماجی اور سیاسی پیغامات پر مبنی ہیں۔ اس سال پیش کی جانے والی فلمز کے بارے میں فیسٹیول کے بانی اور سربراہ ٹونی گٹنس نے وائس آف امریکہ کو یہ بتایا۔ یہ فلمیں ان مسائل پر روشنی ڈالتی ہیں جن میں نئی صدارتی انتظامیہ کے ساتھ تیزی آئی ہے، جیسے امیگریشن، تعلیم کو کمرشلائز کرنے والے چارٹر اسکولوں کے مقابلے میں پبلک اسکولوں کی اہمیت، آزادی صحافت کی ضرورت، اور کیسے سیاستدان ملازمتوں کے حوالے سے پریشان شہریوں کی توجہ سے غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹونی گٹنس کی منتخب کردہ فلمز میں کینیڈا کے فلم ساز فریڈ پی باری کی آل گورنمنٹس لائے بھی شامل ہے، جس میں آزادی صحافت کی تاریخ دکھانے کے ساتھ سچائی کی تلاش اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے آزادی صحافت کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک اور اہم انتخاب بلغاریہ کے فلم ساز کی ڈاکومنٹری ہے۔ اس میں ایک چھوٹے سے قصبے کے رہائشیوں کو دکھایا گیا ہے جو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں ہے کہ آیا وہ اپنے قصبے میں آنے والے شامی پناہ گزینوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ کیا یہ تبدیلی ان کی معیشت کے لیے مددگار ہوگی یا نقصان دہ؟ لہٰذا یہ وہ مسائل ہیں جن کا آج کل یورپین اور امریکنز کو روزانہ کی بنیاد پر سامنا ہے۔ اس فیسٹیول میں ایسی کئی فلموں کی نمائش کی جا رہی ہے جس میں دوسری ثقافتوں کے درمیان الگ تھلگ جزیروں کی شکل میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے نقطۂ نظر سے معاشرتی اور ثقافتی نقل مکانی کو دکھایا گیا ہے۔ اسٹیفن اسٹریکر کی فلم اے ویڈنگ ان میں سے ایک ہے۔ پاکستان اور فرانس کی یہ مشترکہ پروڈکشن فرانس میں رہائش پذیر ایک ایسے پاکستانی خاندان کی اپنی اقدار کے ساتھ جدوجہد کو دکھاتی ہے جن کی ایک بیٹی روایات سے مختلف زندگی کا انتخاب کرتی ہے۔ منظر کشی کے اعتبار سے اس سال کی سب سے متاثر کن فلم ہیومن ہے۔ فلم میکر نے اونچائی سے وسیع لینڈسکیپس میں سمٹی ہوئی انسانی آبادی کی تصاویر کے ذریعے انسانیت کی حقیقت کے بارے میں دنگ کر دینے والی منظر کشی کی ہے۔ ایسا نہ امریکہ نتائج کریں جو امریکہ آدمی بنا دی۔ یہ دنیا کے بارے میں ہے، پوری کائنات، آب و ہوا، لوگوں کی معاشرتی اور معاشی ضروریات، اور اس بارے میں ہے کہ مختلف مفادات رکھنے کے باوجود ہم بنیادی طور پر ایک سے ہیں۔ گٹنس کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے سیاسی شعور رکھنے والے شہریوں کے لیے دانشورانہ فلموں کا انتخاب کرنا کبھی آسان نہیں رہا، لیکن فلموں کے انتخاب کے لیے ان کی سال بھر جاری رہنے والی کوشش کو ہمیشہ سراہا جاتا ہے۔ وردہ خلیل، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آج کے لیے ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔